आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसे भारत के इतिहास में एक अनोखा स्थान प्राप्त है। 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह, जिस विद्रोह ने अंग्रेज़ों की जड़ें तक हिलाकर रख दी थी। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता जा गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह की अगर हम बात करें तो उसके पहले भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी थी जिसका अभी भी इतिहास में कोई वर्णन नहीं है। जैसे कि 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी बंगाल में सन्यासी आंदोलन, बिहार एवं बंगाल में चुनार आंदोलन, 19वीं सदी के मध्य में कई ऐसे किसान आंदोलन भी हुए जिनमें मालाबार के मोपला किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइजी आंदोलन अहम भूमिका निभाते। कोई भी विद्रोह अकारण नहीं घटता, कहीं न कहीं इसकी कोई न कोई चिंगारी अवश्य होती है जो आगे चलकर अग्नि का रूप, एक प्रचंड अग्नि का रूप धारण करती है। तो आइए आज हम 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे उसके बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले तो मैं 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण पर एक चर्चा करना चाहूँगी। वर्ष 1798 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के सभी राज्यों के साथ सहायक संधि की थी, जिसके तहत सभी सहयोगी राजाओं के भू क्षेत्र पर ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियां तैनात रहेंगी। उन सैन्य टुकड़ियों के रख रखाव का खर्चा राजा ही उठाएगा। राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा जो प्रत्येक खबर गवर्नर जनरल को भेजेगा। राजा किसी और शासक के साथ न तो कोई संधि करेगा और न ही ब्रिटिश संधि को तोड़ेगा। इन सभी बातों को शासकों पर जबरदस्ती थोपा गया था, जिस कारण उनके मन में एक व्यापक आक्रोश का जन्म होने लगा। दूसरा कारण था लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति। वर्ष 1848 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत अगर किसी भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य का शासन भविष्य में ब्रिटिश सरकार ही करेगी। इस कानून को हड़प कानून कहा जाने लगा। विभिन्न शासक इस कानून पर अपना क्रोध दिखाने लगे और इस क्रोध को और अधिक हवा 1857 के दौरान मिली। झांसी के उत्तराधिकारी पर भी रोक लगाई गई। जब झांसी के नरेश गंगाधर राव का देहांत हो गया तो उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और झांसी पर अपना शासन लागू कर दिया। इससे झांसी की रानी और लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति क्रोध बढ़ने लगा। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का स्थान भी ब्रिटिश साम्राज्य ने ले लिया और नाना साहब को मिलने वाली पेंशन भी रुकवा दी। इस कारण भी कानपुर के लोगों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग प्रांत अधिक से अधिक कर लगा रखे थे और कुछ महत्वपूर्ण कानून भी बना दिए थे, जिससे कोई किसान और जमींदार उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाता था तब वह उसकी ज़मीन और संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेते थे। इस कारण किसान और जमींदार दोनों के मन में व्यापक आक्रोश पैदा होने लगा। अब हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण कौन कौन से थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बने उत्पाद अत्यंत सस्ते दामों में भारत में बिकने लगे थे, जिस कारण भारतीय कारीगरों के रोजगार में साधन उनके छिनने लगे और ऊपर से ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर अधिक कर भी लगा दिया,
इस कारण कारीगरों के मन में असंतोष की भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति बड़ी ही दुखदायी थी। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति के कारण भारत के सभी भारतीयों के व्यापार ठप पड़ गए। सभी कारीगर बेकार हो गए। भारतीय उत्पादों को विदेशों में भेजने के लिए अत्यधिक शुल्क देना पड़ता था, जिनमें मुनाफे के स्थान पर घाटा होने की संभावना अधिक होती थी और भारतीय उत्पादों को भारत में कोई खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि इनकी कीमत ब्रिटिश शासकों के उत्पादों से अधिक होती थी, जिस कारण भारतीय व्यापार लगभग ठप हो चला था। इस कारण व्यापारियों के मन में बहुत अधिक क्रोध की भावना होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त की नीति के तहत भारत के जमींदारों को जमीन का मालिक बनवा दिया था। जिस जमींदार एक निश्चित मात्रा में कर को सरकारी खजाने में जमा कर देते थे और किसानों से अधिक मात्रा में कर वसूल लेते थे। सामान्य जनता पर भी सरकार ने बहुत अधिक कर लगा रखा था। इस कारण सामान्य जनता भी सरकार का विरोध करने लगी थी। 1857 की क्रांति का सामाजिक तथा धार्मिक कारण क्या था, आइए इस पर बात करें। 1856 का धार्मिक नियोग्यता के अधिनियम के तहत जिस ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को ही अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया और उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। इस कानून के कारण बड़े व्यापक स्तर पर पादरियों ने हिंदू और मुस्लिम को ईसाई बनाया, जिसके कारण भारतीय धार्मिक समाज अंग्रेज़ों पर क्रोधित होने लगे। अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज को शिक्षित करने के लिए अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने भारतीयों को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। इससे भारत के सभी धर्मों के लोगों को यह लगने लगा कि वो भारतीयों को अवश्य ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों की शुरुआत की है। ईसाई प्रचारकों ने भारत में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए अन्य धर्मों के ग्रंथों और सिद्धांतों को गलत बताना शुरू किया, जिस कारण भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़े व्यापक स्तर पर क्रोध बढ़ने लगा। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के कई धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया, जिसके कारण सभी धर्मों के लोग जो है बड़े क्रोधित हो गए थे। अब हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, जो है जिसके कारण ये इस क्रांति की अग्नि भड़की थी। वर्ष 1856 में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसके अनुसार लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था, परंतु हिंदू सैनिक समुद्र पार जाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे। ब्रिटिश सैनिक परेड के दौरान भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। वे भारतीयों के सामने ही उनकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का मजाक उड़ाते थे, जिस कारण भारतीय सैनिकों का आक्रोश अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ने लगा। भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश प्रशासन भेदभाव वाली नीति अपनाता था। वे केवल ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों के ही वेतन और पद में उन्नति करते थे। वह भारतीयों की तैनाती भी अशांत इलाकों में करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती शांत व साफ इलाकों में करते थे। वे भारतीय सैनिकों को जो राइफल उपयोग करने के लिए देते थे, एक ऐसी अफवाह उड़ी थी कि राइफल की कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी है और इसके लिए हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने जो है राइफल उपयोग में लाने के लिए जो है इनकार कर। तात्कालीन अंग्रेजी शासन ने मंगल पांडे को बागी करार कर दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उसे आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं और इस प्रकार आगे चलकर मंगल पांडे को बगावत करने के जुर्म में फांसी की सज़ा दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा होते ही लगभग 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यहीं पर सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह की जो एक चिंगारी भड़की थी, आगे चलकर वह 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह बनी और आगे चलकर किसान, मजदूर, राजे रजवाड़े सभी लोगों ने बड़े व्यापक स्तर पर इस क्रांति को हवा दी और इस प्रकार
1857 की क्रांति का इन प्रमुख कारणों से ही एक बड़ा विद्रोह जो है हुआ। धन्यवाद।